दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने जब लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई थी और आज जब देश में 2 दौर के चुनाव गुजर चुके हैं और तीसरा दौर के चुनाव होने को जा रहे हैं और उसी तरीके से हरियाणा में भी नामांकन की तिथि 6 मई है और 9 मई को विड्रॉवल है। तो जैसे जैसे हरियाणा में भी चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, नामांकन की तिथि नज़दीक आती जा रही है, वैसे हरियाणा की 10 जो लोकसभा सीटें हैं, इनके भी समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो हम सिर्फ सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है जैसे जैसे नामांकन की तिथि करीब आई है, लगभग हर पार्टी कुछ सीटों को छोड़कर अपने अपने उम्मीदवारों की लगभग घोषणा कर चुके हैं। तो इन हालातों में कि पहले हम भी करते रहे हैं और हर अखबार कर रहा है, हर चैनल कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी सब अपना अपना आकलन दे रहे थे। इससे पहले कई आकलन आते रहे हैं कि हरियाणा की 10 सीटों पर आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या स्थिति रहने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा में भाजपा ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव क्लीन स्वीप किया था। 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस का सफाया कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ये तो इस बार शुरू से कहा जा रहा है कि क्लीन स्वीप इस बार कोई मतलब नहीं है और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है तो ये महसूस किया जा रहा है कि जैसे पिछली बार मोदी जी की लहर चल रही थी, इस बार वो कहीं लहर नजर नहीं आ रही है। शांत माहौल है और जो हमारे वोटर हैं लगता है कि वो कैंडिडेट को देखकर, माहौल को देखकर इस बार वोट देंगे भी कैंडिडेट कौन है, किस जाति समूह से है और उसने कितने काम किए हैं, विकास के किए हैं। इस बार ये तय है कि मोदी के नाम पर भाजपा के उम्मीदवार जीतने नहीं जा रहे हैं, ना ही कहीं मोदी लहर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज हम इन सब मुद्दों पर जो बातचीत करने वाले हैं, हमारे बीच हैं हरियाणा कि में राजपत्रित अधिकारी रहे, गजेटेड ऑफिसर रहे देवेंद्र सुरजेवाला जी, लेकिन साथ ही वो अब राजनीतिक विश्लेषक हैं और हरियाणा की राजनीति के बारे में जो 10 की 10 सीटें हैं या हरियाणा की 90 की 90 विधान सीटें हैं, उन पर उनकी गहरी पकड़ है। सारे नेताओं के बारे में, सारे दलों के बारे में वो जानते हैं कि किस सीट पर क्या स्थिति रहने वाली है। तो सुरजेवाला जी, आज फिर हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, धन्यवाद, कि लगातार स्थितियां बदल रही हैं जी। मोदी लहर कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोगों का जो हम पत्रकार लोग जो घूमते रहते हैं वो दिखाई दे रहा है और ये भी महसूस किया जा रहा है कि क्लीन स्वीप इस बार कहीं नहीं है। तो आप हरियाणा में जी क्या स्थितियां देख रहे हैं? जी। आज की तारीख में क्या स्थिति है और 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तब तक भी स्थिति बदलती रहेगी। लेकिन आज स्थिति आपको हरियाणा की 10 सीटों में क्या नजर आ रहा है? जैसे आप सीट वार भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। जी। जैसे आपने कहा कि नामांकन शुरू हो चुके, 6 मई जो है वो 3 बजे तक का आखिरी समय है नामांकन दर्ज करने का और 7 तारीख को स्क्रूटनी है और 9 तारीख को 3 बजे तक विड्रॉल है, नाम वापसी है जी। सही पिक्चर, सही तस्वीर तो नामांकन का जो विड्रॉल है जी, उसके बाद ही सही तरीके से हमेशा चुनाव की आ पाती है। लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि चुनाव की जो स्थिति है, जो समीकरण है, वो बड़े परिवर्तनशील है जी।
आज से कुछ समय पहले जो था वो 10 दिन पहले, 10 20 दिन दिन पहले पहले था, उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। अंतर दिखाई दे रहा है। और लग रहा है कि आगे ये और भी स्पष्ट होता जाएगा और भी इसमें परिवर्तन आएंगे, स्थिति स्थिर नहीं रहेंगी। और जैसा आपने कहा कि पिछले 2019 के चुनाव में बड़ा क्लीन स्वीप था जी, 10 की 10 सीटों पे कमल के फूल खिलाए। अब भी पार्टी का दावा रहा है कि हम 10 की 10 सीट के ऊपर कमल के फूल खिलाएंगे, जो आज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। स्थिति बहुत परिवर्तित हो चुकी है। और मतलब क्या क्या परिस्थितियां बदली हैं और क्यों बदली हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा, एक तो आपने सही कहा कि भी पहले मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जाता रहा और मोदी लहर के कारण ही ये ऐसा कुछ होता रहा। अब देखिए 10 साल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी, एक तो वो फैक्टर आ ही जाता है जी। 10 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। आदमी जो भी है वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो कलाकार है या नेता है, उसकी क्षमता घटती है। जी जी। आज वो मोदी जी का वो जो करिश्मा था वो ढलान पर है। ढलान क्या, बिल्कुल उतार उस पे है। क्योंकि जो उन्होंने वायदे या जो बातें रखी थी, वो प्रलोभन कहिए या एक किस्म का उन्होंने एक रोड मैप जो दिया था, उस पे कोई धरातल पे कोई ऐसा लोगों को मिला कुछ नहीं। मतलब जो वो भाषणों में कहते हैं वो जमीनी स्तर पर दिखाई दिया नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छे दिन की बात कहिएगा, हर कोई चाहता भी हमारे अच्छे दिन आए। अब कहीं कोई अच्छे दिन नज़र नहीं आए लोगों को। दूसरा, महंगाई इतना सर चढ़ के बोलती है। अब सोने की स्थिति देखिए, कोई आदमी शादी ब्याह के अंदर, हमारा जो समाज है उसमें छोटा बड़ा गरीब अमीर हर कोई आदमी आभूषण अपने वो रखता है, देने ही पड़ते हैं परंपराओं के अनुसार। परंपराएं भी हैं, जरूरत भी है। और हमारा एक समाज का एक बचत का एक तरीका था, भी आभूषण होंगे तो एक सिक्योरिटी थी। अब वो हर आदमी की पहुंच से बाहर है। 73-74 हजार तोले, जो 10-12 साल पहले 24,000 या 25, ये 20-25 हजार के बीच में डॉलर 20 के करीब था, आज वो 75 पार कर गया। ऐसे रुपए का अवमूल्यन 83 रुपये कुछ पैसे जो है डॉलर की कीमत हो गई है। और महंगाई मतलब हर फील्ड में बढ़ी है। सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है बेरोज़गारी का। जी, बेरोज़गारी का ऐसा है कि जो हमारा यूथ है, युवा है, उसने पिछले चुनाव में बहुत मोदी जी के प्रभाव में आकर के और पार्टी का बहुत बड़ा साथ दिया था। आज वो निष्क्रिय है। वो जो हमारा युवा तबका है वो एक किस्म से, उसकी सबसे बड़ी भागीदारी रही थी पिछले 2 चुनाव में। बिल्कुल रही थी। आज वो उत्साहित तो क्या है, वो निरुत्साहित है। वो इस वक्त बिल्कुल फेडअप है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो उस वक्त लोगों के ध्यान में आई थी कि काला धन आएगा, उससे विकास के काम होंगे। अब लोगों ने देखा कि कुछ ऐसा जो कहा गया था, भी नहीं करता, जो कुछ कहा गया था उसका कुछ नतीजा तो कुछ भी सामने नहीं आया, सिवाय पिछलों को कोसना या रोना धोना या मुस्लिम मतलब समाज को बांटने की, या जैसे बातें हैं डर ये बैठा देना कि मुस्लिम आ जाएंगे, ये हो जाएगा, जात बिरादरी में देश को बांट देना। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वोटर जो है ना थोड़ा सजग हुआ है। आज कुछ और भी चीज़ फैक्टर है, ईडी का बहुत बड़ा फैक्टर है प्रजातंत्र के अंदर। ये नॉमिनेशन चंडीगढ़ का जो अब मेयर का चुनाव था, छोटा सा चुनाव, उसमें भी एक नंगा नाच देखा। सूरत में, इंदौर में जो घटना घटी है कैंडिडेट को और नॉमिनेशन को, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब चीज़ें मिल मिला करके और इन चीज़ों को जरा, जो पार्टी की एक इमेज बनी थी बीजेपी की कि एक संस्कारी पार्टी है और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, जो पीछे कुछ कुरीतियाँ या कुछ आई हैं उनको दूर करेंगे, बजाय उनको बढ़ावा ही मिला है। जैसे कर्नाटक के मुद्दे में कथित बलात्कारी के जो 2800 वो हैं, उसके प्रचार में भी मोदी न जाने कितने हैं कर्नाटक। अब आपका चिन्मयानंद, आपके ये ब्रिजभूषण, अब आज उसके बेटे को टिकट दे दिया, उसका नहीं दिया तो बात तो कमोबेश वहीं पहुँचती है ना जी। जी, कुलदीप सेंगर,
हमारे हरियाणा के थे वो आपके राम रहीम, यस, बापू आशाराम, उनको संरक्षण है नहीं, उनको संरक्षण के अलावा जाते रहे हैं उनके पास, और उनको एक वो स्थान जो नहीं मिलना चाहिए था उनको ये देते रहे हैं, और उन बातों का प्रभाव तो पड़ा ही है। खैर ये बातें तो चले अलग हैं, लेकिन बात हम फिर हरियाणा इनका प्रभाव पड़ते पड़ते इस बात पे आ गए कि आज वो परिवर्तन की लहर है। बल्कि ये कहिएगा हरियाणा में आज से पहले इस बात का भाजपा बहुत सेखी उघारती थी कि हम 10 की 10 सीट पे कमल के फूल खिलाएंगे, और कुछ लोग बहकावे में भी थे कि हाँ हो सकता है ऐसा हो जाए। आज से 3 महीने पहले राम मंदिर का मुद्दा उठा, 3-5 स्टेट के चुनाव हुए, उस वक़्त कुछ डर का माहौल भी बना, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे बीत रहा है, अभी पिछले हफ्ते तक ये हो रहा था, अभी कांग्रेस की 3 सीटें आगे हैं, 3 सीटें बीजेपी की झोली में जाती नज़र आ रही थी। लेकिन आज मैं अगर कहूँ कि आज 3 सीट बीजेपी की झोली में नहीं है। अच्छा, 10 में से 3 भी नहीं है आज मैं नहीं कहता कि भी 3 सीट क्लियर कट बीजेपी की झोली में हो, बल्कि उल्टा कांग्रेस की झोली में 3 सीट है। अच्छा, अगर आप पूछेंगे कौन सी, बताइए। रोहतक, सिरसा और सोनीपत। अच्छा, आज ये नज़र आ रही है कि 3 सीट कांग्रेस की झोली में। अच्छा, बीजेपी की आज हमें सिर्फ 2 ही सीट पे लगता है कि आज के दिन कल क्या होगा कुछ नहीं पता। कल परिस्थिति और बदल रही है। अब गुड़गांव और करनाल को लगता है कि ये आज बीजेपी मजबूती पे है। कल तक फरीदाबाद की सीट थी, और 10 दिन पहले तो बिल्कुल एक तरफा नजर आता था जी। जो समय बीतता गया, जो कल थी वो आज नहीं है। फरीदाबाद की सीट पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज फरीदाबाद की सीट ये ऐसा लग रहा है जैसे समय के साथ साथ बराबरी की टक्कर है। आज तो बराबरी की तरफ जा रही है, और कल लगता है जैसे जैसे समय बीतेगा कांग्रेस भारी पड़ती जा रही है। लेकिन उधर पलवल में जो करण सिंह की महापंचायत, करण सिंह एक दावेदार, विद्रोह, करण सिंह दावेदार थे टिकट के, और वो चाहते थे कि भी मेरे को टिकट मिले, लेकिन टिकट तो चूंकि एक को ही दिया जाता है। पार्टी ने अपनी सूझबूझ के साथ, क्योंकि 6 हल्के पड़ते थे फरीदाबाद क्षेत्र में, और 3 हल्के पड़ते थे जो सेगमेंट है पलवल, होडल और हथीन, वो पलवल जिले में पड़ती थी, पलवल क्षेत्र कह लीजिएगा। हाईकमान ने बहुत कुछ सोच समझ कर भी 6 विधानसभा क्षेत्र यहाँ है, और ये बड़ी क्षेत्र है जी, और चौधरी महेंद्र प्रताप का नाम बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल बिल्कुल पुराने राजनीतिज्ञ हरियाणा के पुराने हैं, और वो इनके पिताजी का बड़ा रुतबा रहा है, चौधरी नेतराम जी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसिडेंट रहे, और कांग्रेस में भी, और वैसे भी इंसानियत के तौर पे चौधरी महेंद्र प्रताप का जो है राजनेताओं में एक बड़ा कद है, सम्मानजनक है। तो उनको जो पार्टी ने उतारा है, उसके बाद काफ़ी फिजा बदल गई है यहाँ की। आज इस वक्त ये है कि वो निरंतर, जहाँ तक आपने करण दलाल का सवाल किया, ठीक है, थोड़ा सा एक बार रोष प्रकट करता आदमी। घर में 2 भाई हैं, अगर माँ एक बच्चे को कोई खिलौना दे दे तो दूसरा रूठ जाता है, लेकिन माँ है वो बच्चे को मनाती है दूसरे को किसी तरह से। तो जब दोनों बच्चे को मनाने के माँ की एक वो है, तो पार्टी ने भी उनको मना लिया है, और वो इस वक्त मतलब करण सिंह दलाल बिल्कुल मान चुके हैं, पार्टी में रहेंगे और सपोर्ट करेंगे। मैं बिल्कुल करेंगे, ये देखिए इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। जरा सी भी कोई समझ रखता हो, करण दलाल एक सुलझे हुए नेता है, पुराने नेता है, और जमीन से जुड़े हुए हैं, और उनको यथास्थिति का पूरा अनुमान है। फिर विधानसभा के चुनाव भी आगे आने वाले हैं। वही, अब विधानसभा का चुनाव सिर पे है, करण दलाल ऐसी गलती कैसे कर पाएंगे? चलिए, अगर वो ऐसा सोच भी लिया या उन्होंने कोई ऐसा कदम लिया, तो वो उनके लिए, खुद के लिए घातक होगा। घाटे का सौदा हो सकता है। घाटे का नहीं, उनके लिए पॉलिटिकल, मैं ये कहूँ एक पॉलिटिकल डेथ। अच्छा, पॉलिटिकल डेथ वारंट। तो इसलिए कोई नेगेटिव कदम वो नहीं उठाएंगे, वो सुलझे हुए नेता है, उन्होंने पता है। अब हम वैसे भी, मतलब यदि जब मोदी जी के नाम पर पहले ये होता था भाई हमें वोट मत दीजिए, आप मोदी जी को दे रहे हैं, हाँ,
तो वो माहौल रहा नहीं। जब वो माहौल नहीं रहा तो अब कैंडिडेट के सारी चीजें जो है वोटर देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, नागरिक देख रहे हैं, भाई इसने 10 सालों में क्या किया, बिल्कुल, या 5 सालों में क्या किया, जी जी, क्या विकास कार्य हुए, या हरियाणा के कौन कौन से जिले स्मार्ट सिटी घोषित हुए थे, क्या वो स्मार्ट सिटी बने, कितनी इंडस्ट्री आए, कितनी रोजगार मिले, जी जी जी, है ना, ये सारी तो बिजली, पानी, सफाई, महंगाई, ये सब चीजें तो इन सबको जनता देखेगी, बिल्कुल वोट डालने से पहले। चलिए हम पड़ोस की सीट गुड़गांव पे चलते हैं, या गुरुग्राम जिसे आजकल कहते हैं, जी जी, कि जिस तरीके से वहां के जो कांग्रेस के पुराने नेता राज बब्बर, जो बहुत प्रसिद्ध अभिनेता भी रहे हैं जी, उनकी कैंडिडेचर को या उनकी उम्मीदवार को आप कैसे लेते हैं, और उनके हिसाब से कांग्रेस की स्थिति गुड़गांव में कैसे बदलेगी, कितनी बदलेगी, क्या स्थितियां रहने वाली हैं? देखिए, गुड़गांव भी एक फरीदाबाद की तरह एक बड़ा मल्टीपल सिटी है। वहाँ पे काफ़ी लोग रोज़गार के लिए जी आते हैं, और बड़ा शहर हो चला है गुड़गांव, तो वहाँ पे भी बहुत सी मल्टीपल समस्याएं भी हैं जी। तो बट नेचुरल है कि राज बब्बर जी के आने से एक तो युवा वर्ग जो है आकर्षित होगा, वो उत्साहित है उनके आने से। और राज बब्बर जी ठीक है फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, लेकिन बाद में राजनीति में जब आए, उत्तर प्रदेश में वो अध्यक्ष भी रहे, पार्टी का अध्यक्ष रहे, सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे। तो उनको काफ़ी अच्छी सूझबूझ के नेता है इस वक्त, तो जुझारू है, और उनके आने से काफ़ी फिजा में परिवर्तन हुआ है। जैसे ये बोला जाता था कि गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल ये तो बीजेपी की सीट है, लेकिन लोग अब वहाँ पे मुकाबला मानते हैं, मतलब गुड़गांव में मुकाबला होगा। बिल्कुल, इस वक्त लोग सोचने के लिए मजबूर हैं, और ये आवाज़ आ रही है कि भी कड़ा संघर्ष है। और दूसरी तरफ जो लोकल नेता है, वो भी राव इंद्रजीत के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक राव वीरेंद्र उनके पिताजी थे, राव तुलाराम उनके दादा थे, उनको हीर का राजो साहब बोला जाता है जी। कहीं ना कहीं उनमें एक अपने जो है व्यवहार में थोड़ा सा राजा वाली झलक, हाँ, वो झलक दिखाते हैं, और आम आदमी तक पहुंचने में वो जरा कठिनाई महसूस करता है, उनसे आम आदमी से जुड़ नहीं पाते, आम आदमी भी उनसे संकोच करता है उनसे मिलने में। मैं ये नहीं कहूँगा मैं उनमें घमंड है, और पिछले लगभग 10 साल से जो उन्होंने राजनीति की है वो कमोबेश लड़ाई की ज़्यादा रही है। खट्टर साहब से उनका 36 का आंकड़ा रहा, जग जाहिर है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा जो उन्होंने साझा किया, और जब आपस में दोनों का वाक युद्ध या एक दूसरे को स्टेज के ऊपर नीचा दिखाने की वो कोशिश ना की हो, वो भी उनके खिलाफ जाने का है। तो गुड़गांव में भी पूरी फाइट होगी। हाँ, अब भले ही आज के दिन राव इंद्रजीत स्लाइटली आगे हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। कितना होगा वो समय। सुरजेवाला जी, अन्य सीटों पर मैं चर्चा करने से पहले जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। वो बात ये है कि जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब पिछले दो चुनाव थे लोकसभा के हरियाणा में, उसमें जाति पाति ये वो पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बस मोदी जी को आप वोट दे रहे हैं, मोदी जी को वोट देनी है, वो कहते थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि जो आम परंपरा रही है, और कोई माने ना माने, चुनावों में हर स्तर पर जाति समूह जो होते हैं, जातिवाद जो है राजनीति में क्या हर जगह अपना असर दिखाता है। तो जब इस बार लहर नहीं है, तो जातीय समीकरण है जो है वो भी हावी होते जा रहे हैं। और कई लोगों का मानना है कि जो जातीय समीकरण है, जो जाति समूह है मतलब हरियाणा में, तो वो जो है आज की तारीख में भाजपा के फेवर में कुछ कम लग रहे हैं। जैसे कि आप कई लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, आप जैसे बुद्धिजीवी कहते हैं कि वजह से जाट समुदाय, जाटव समुदाय या पंजाबी समुदाय, तो जो
यदि मैं जिस दलित समुदाय की बात कर रहा हूँ जी जी तो 20-22% के ऊपर है वो। जी हाँ, निश्चित। जाट समुदाय भी हरियाणा में 20-22% से ऊपर है। जी जी ठीक है नहीं, तो और मुस्लिम, जी हाँ, मुस्लिम का झुकाव तो जो हालात बने, थोड़े बहुत पहले भाजपा के साथ गए भी हों कुछ परसेंटेज, लेकिन वो इस बार तो बिल्कुल खुलकर और पूरी तरीके से कुछ सीटों पर, जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, जी कोई और भी हो सकती है, तो मुसलमान पूरी तरीके से भाजपा से हट गया है या कांग्रेस के साथ वो बताया जा रहा है या विपक्षी दलों के साथ बताया जा देखिए, आपने ये सवाल जो उठाया, ये वैसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ये जातीय प्रथा जो समाप्त हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल, लेकिन जाति विहीन समाज होना चाहिए था। और हम उसकी तरफ कांग्रेस पार्टी की एक सोच भी थी, हमारे उस वक़्त के जो नेता थे उन्होंने इस बारे में बहुत प्रयास भी किए और उदाहरण भी दिए। उन्होंने, उनका मानसिक तौर पर वो इस बात के पक्ष में नहीं थे, लेकिन 2014 के बाद इस चीज़ को यकायक दोबारा से फिर उठा दिया गया। हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट हरियाणा में, राजस्थान में वही राजपूत जाट, कहीं मीणा, उसका गुज्जर, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए और राजनीतिक छोटी मानसिकता, राजनीतिक फायदे के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, चलिए एक बार किया, लेकिन ये तो निरंतर उसको बढ़ावा दिया, एक हथियार बन गया, चुनाव जीतने हथियार बन गया, जो दुर्भाग्य से देश के लिए ये एक भला नहीं है, एक अच्छी सोच नहीं है। परंतु जो चीज़ सामने है वो है, उसको नकारा भी तो नहीं जा सकता जी। इस वक्त आपने जैसे कहा कि हरियाणा में दलित समाज जो है वो 19-20% है, नो डाउट, वो भी अपने आप को वंचित और जरा सरकार के जो कारगुजारी है उसे खुश नहीं है। और संविधान वाला मुद्दा भी आ रहा है, संविधान का मुद्दा तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, जो कि वो उनके लिए एक ढाल के तौर पर है। जी, उनके हितों की रक्षा, उनके हितों की रक्षा करता संविधान के द्वारा होती है। संविधान ही एक उनके लिए ढाल है। अब अगर वो उस पर भी प्रहार करेंगे, आरक्षण का मुद्दा हो, आरक्षण है, दूसरे भी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं संविधान ने जो उनको प्रदान की है, जो उनका अधिकार है, उस अधिकार पे वो चोट समझते हैं। बिल्कुल, तो वो भी इस बात से नाखुश हैं। अब कृषक समाज है, चाहे उसमें जाट हुआ या दूसरे लोग हुए, अब किसानों की दोगुनी आय कर देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से भी, दोगुनी आय करने का कौन सा तरीका है? और हमारे बहुत से नेता, कृषि मंत्री भी, इवन प्रधानमंत्री भी और अमित शाह जी भी, कि हम 1.5 गुनी कर चुके, 2 गुनी कर चुके हैं, 2 गुनी हो चुकी है। भाई, या तो आपने यील्ड बढ़ाया हो, पैदावार जो नहीं बढ़ी, कोई नई वैरायटी, कोई आपने नहरें का जाल बिछाया हो, कोई डैम बनाए हो, कोई शोध केंद्र कृषि के कहीं यूनिवर्सिटी लगाई हो, तो या कुछ जिनसों को पैदावार के लिए यील्ड आ गया ना, अभी उसमें बढ़ावा के लिए कोई नई वैरायटी या कोई नई खोज आप लेके आए हों। जैसे कि क्रांति हुई थी 1964-65 में, नेहरू जी के टाइम, इंदिरा जी के टाइम, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़े प्रयास किए और श्वेत क्रांति, हरित क्रांति आई। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर दूसरा है कि यह जिन्स के भाव जो थे 2014 में, यही PB 11-21 जो, और नरमा और आपकी सरसों जिस भाव बिक रही थी उससे कम बिक रही है आज। अच्छा, तो आय बढ़ी कैसे है, वो समझ से बाहर है। और MSP की मांग, और फिर वो बीच में 3 काले कानून जिनको बोला जाता है वो लेके आई सरकार, और फिर उसको वापस लेना पड़ा और माफ़ी के साथ कि जी ये गलती हुई। तो ये वो वर्ग भी काफ़ी नाराज़ है। और इसके अलावा युवा है, दूसरे और हैं, तो लहर का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो कहने को लोग ये कहते हैं कि दुखी सब है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, पेंशन का एक बड़ा मुद्दा है, पेंशन भी बड़ा मुद्दा है, वर्ग में है, और यहाँ तक कि हमारी सेना में पहले तो OP वो जो थी पेंशन
नहीं, जो सेना की जो पेंशन थी ना इक्वल सबको, वन रैंक वन पेंशन, वो मुद्दे में भी उन्होंने बहुत मार खाई और धरने दिए सैनिकों ने। और फिर ये अग्निवीर का, ये भी कई जुड़ते जा रहे हैं ऐसे। दूसरे जो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने जी, उन्होंने जो गारंटियां दी हैं, गारंटी शब्द ही कहा एक तरीके से उन्होंने, या और कुछ कहा है जी, उनकी गारंटियों में बड़ा दम लगता है जी, और उससे भी जनता और वोटर और महिलाएं कि भाई 1 लाख उनको साल में मिलेगा, बेरोजगारों को इतना मिलेगा। तो उन्होंने जो वंचित समाज था, जो इस सरकार में महंगाई से त्रस्त था, चाहे महिलाएं थी या यूथ था, बेरोजगार था, उन सबके लिए भी ऐसा रखा है कि कम से कम वो अपने परिवार पर बोझ ना बने। ठीक है आपकी बात, ठीक है ना। तो जो गारंटियां दी हैं, मैं उस पर चर्चा ना करें, हाँ, तो लंबी हो जाएगी, तो उसका भी प्रभाव क्या पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, वैसे ये जो फ्री बीज है, निजी तौर पे मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता। और चाहे वो बीजेपी 15 लाख का मुद्दा उठाए या फ्री सिलेंडर या वो ये चीज़ें, बजाय इसके जो हमारी गांधीवादी सोच थी, जो चरण सिंह कहते थे कि हर हाथ को काम मिले, आप रोजगार के अवसर पैदा करें, बिल्कुल बिल्कुल, उनको अच्छी सैलरी दें, अच्छी तनख्वाह दें और फैसिलिटी दें, शिक्षा की, चिकित्सा की, बजाय ये इस तरह से सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य। नहीं, फ्री क्यों ना हो, हाँ, फ्री होना चाहिए। आप अगर दूसरी ये चीजें, फ्री राशन दे रहे हो, आप फ्री चिकित्सा और फ्री शिक्षा क्यों नहीं? ये हर किसी को, समाज के हर किसी को अपने पैरों पर खड़ा होना सबसे बड़ी चीज और उनके लिए रोजगार के साधन पैदा करें, ये मुफ्त देने की जगह उनको जरूरत ही नहीं। फिर अगर समाज के किसी एक आदमी को, जो वंचित है, जो दलित है, चाहे कैसा भी है, उसको अगर शिक्षा, चिकित्सा और आप रोजगार के साधन मिल जाएंगे और अच्छी, तो उसे जरूरत ही नहीं है फ्री में लेने की, उसे जरूरत ही नहीं है। उसका मान सम्मान ही, ना लेने की ना देने की, उसका मान सम्मान ही नहीं स्वीकार करेगा। अब ये चीज़ हम जो कर रहे हैं अभी, ये गल्ला थैला बांट दिया, फोटो चिपका दी और उस पर 82-83 करोड़ जनता को, ये चीज़ देश के लिए घातक है। चलिए हम अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ते हुए मूल उस मुद्दे पर आते हैं, हरियाणा की 10 सीटों के बारे में जो बातचीत चल रही थी। तो बाकी सीटों के बारे में आप संक्षिप्त में बताएं। संक्षिप्त में हम यही बात कर रहे थे कि भी 3 सीट, जैसे हम बता रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस का अपर हैंड है, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, जो लगता है कि वो कांग्रेस की झोली में है इस वक्त जी। अभी तक 2 सीट पे स्लाइटली बीजेपी आगे है, और गुड़गांव और करनाल ये माना जाता है। अच्छा, अब रह जाता है बाकी सीट। तो कल तक जैसे मैंने बताया कि फरीदाबाद को बीजेपी लीड कर रही थी, आज वो स्थिति नज़र नहीं आ रही है। आज ये लग रहा है कि वो खिसक रही है ये। अब विरोध की बात आ जाती है, जो यहाँ के हमारे सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं कृष्ण पाल जी, उनका व्यवहार अच्छा रहा है, लोगों के बीच में रहे हैं 10 साल, सुख दुख में शामिल होने वाला। हाँ, नहीं वो उन्होंने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे शो की है और बोलचाल और मिलना जुलना लोगों से उनका निरंतर बना रहा है, ये उनके प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बातें आती हैं, जैसे कि भी विकास की बात है, भले ही फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, लेकिन धरातल पे कुछ हुआ तो नहीं। सिवाय आपने देखा होगा फरीदाबाद में जो हमारे फ्लाईओवर हैं या मेट्रो के पिलर्स हैं, उन पे पेंटिंग लगा दी या उन पे कुछ नारे लगा दिए, लेकिन वो तो मैक्सिमम कांग्रेस के समय से ही थे फ्लाईओवर, कोई नया नहीं, वो तो बने हुए थे। मैंने उनके ऊपर पेंटिंग लगा दी या आपने नारे लिख दिए। और स्मार्ट सिटी क्या इन बातों से थोड़े बनेगा? सारा शहर खुदा पड़ा था पीछे, सारी सड़कों का बुरा हाल था, सफाई का इतना बुरा हाल है, कहीं आपको कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर लाइन चौक है, गंदगी का बुरा हाल है,
शहर को आप स्मार्ट सिटी तो कहना एक इंसल्ट है, मजाक है, वरना कोई जिससे आप विकास नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है शहर में, कोई नई चीज़ भी नहीं आई। मेट्रो है ये जो आपका ये वहाँ जानी थी मेट्रो, मेरे ख्याल में उसमें भी नहीं कोई उसमें काम नहीं हुआ, और जो हुआ है पीछे का ही है। बल्कि उल्टा ये जो स्मार्ट सिटी के नाम से जो फंड्स आए वो न जाने हमें तो कहाँ, चूँकि मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था जी, फंडिंग वगैरह जो आती थी JNNURM स्कीम होती थी पहले, उसमें 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान था और 70 शहर इसमें, शैलजा जी उसकी वो थी हमारे मंत्रालय की, शहरी विकास मंत्रालय, तब फरीदाबाद उसमें 70 शहरों में चुना गया था जी। और उस वक्त काफ़ी स्ट्रॉम ड्रेन्स और काफ़ी कुछ काम हुआ था उस पैसे से। लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी के नाम से कहीं कोई, या तो वो पोल के ऊपर वो तिरंगा लाइटें या इस तरह के ढकोसले से तो कुछ नज़र आते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। मेरे ख्याल तो ये विरोध है। गरीबों को प्लाट भी दिए गए थे कांग्रेस के शासन में। हाँ, वो शहरों में हाँ फ्री प्लाट दिए गए थे 100 गज के, वो भी था। और शहर में विकास नहीं है तो इससे लोग मतलब जो स्थानीय मुद्दे हैं। आप जो गुड़गांव करनाल तक पहुंच गए जी, जरा इस पर आ जाइए। हिसार जी, हिसार और महेंद्रगढ़ में जो है आज के दिन कांटे का संघर्ष। महेंद्रगढ़ तो गुड़गांव में आ गया ना? नहीं, महेंद्रगढ़ भिवानी एक महेंद्रगढ़ भिवानी, सॉरी। 5 विधानसभा क्षेत्र भिवानी जिले के हैं जी, जी, जी। और 4 महेंद्रगढ़ नारनौल डिस्ट्रिक्ट के हैं उसमें। तो वो जो सीट बोली जाती है उसको भिवानी महेंद्रगढ़ बोलते हैं, और उधर हिसार सीट है। तो इन पे कांटे का संघर्ष होता नजर आ रहा है, दोनों सीट, हिसार और महेंद्रगढ़ भिवानी। और वो जयप्रकाश जी हिसार से है, अच्छी टक्कर देंगे। हाँ, अच्छी है वहाँ पे। जैसा कि 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, ऐसा लग रहा है कि 3 उचाना, नारनौंद और उकलाना जो भी है विधानसभा क्षेत्र, उसमें कांग्रेस जयप्रकाश जी लीड करते नजर आ रहे हैं। बाकियों में अभी चौधरी रणजीत सिंह हैं, वो आगे हैं। अच्छा, अब देखना है कि कौन कितना वोटिंग वहाँ पे डलती है। उससे भिवानी महेंद्रगढ़ में भी जो है 5 हल्के इसके आ जाते हैं हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ पे जो बंसीलाल का प्रभाव रहा है और श्रुति को टिकट ना मिलना, वो किस रुख पे जाएगा और क्या उसका पड़ेगा। जहाँ तक राव दान सिंह है वो एक संघर्षशील है। ये ठीक है कि वो जो अहीरवाल की 4 सीट है उन पे वो कुछ वोट लेंगे जी। हो सकता है उनको यहाँ कुछ नुकसान हो जाए। तो ये आंकलन अभी 2-4 रोज़ के बाद आ पाएगा दोनों सीटों का भी। तो कुरुक्षेत्र में जहाँ माना जा रहा था कि नवीन जिंदल बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और बहुत आसानी से पार जाएंगे, आज वो फंसी हुई सीट नज़र आ रही है। अच्छा। कहीं ऐसा भी ना हो। फंसी होने के कारण एक तो वो निष्क्रिय रहे। नवीन जिंदल, कई बार आपने देखा हो किसी भी कलाकार को या खिलाड़ी को धकेल के मैदान में उतार दो ना कि जा खेल और वो फिर क्या, वो नवीन जिंदल को धकेला गया है, उनकी इच्छा नहीं थी। वो राजनीति से कट ऑफ हो चुके थे, उन्होंने सिर्फ बिजनेस में ही अपना ध्यान देना शुरू कर लिया था। हालांकि उनके पिताजी और वो राजनीति में आए, वो भी रहे, लेकिन इस वक्त वो भाई भाजपा में वो गए या लाए गए वो। अच्छा, मतलब वो खुद नहीं गए भाजपा में, लाए गए पहले। इनके और भाई सज्जन, मतलब जबरदस्ती खड़े किए गए। इनके बड़े भाई हैं सज्जन जिंदल, वो उनको भाजपा में पहले वो उनके साथ अच्छी वो रही बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह जी, उनके माध्यम से इनको लाया गया है। अच्छा, तो जो लाया गया या धकेला गया या खिलाया गया खिलाड़ी, कभी क्या खेल दिखाएगा वो तो, या कलाकार। अब नहीं, जैसे कि वहाँ से अभय चौटाला ने भी जी कुरुक्षेत्र से भरा है। शुरू में लग रहा था कि अभय चौटाला का उसमें कंटेस्ट में कोई ज़्यादा नहीं होगा, फाइट होगी तो कांग्रेस और
नहीं मतलब सॉरी, आम आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता जी हैं और नवीन जिंदल, क्योंकि सुशील गुप्ता जी बहुत पहले आ गए थे मैदान जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बड़ा नाम था, तो लगता था कि दोनों के बीच में ही वो होगा और अभय कोई ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला ना हो। जिस तरीके से नामांकन के समय नामांकन भी जो और हस्तियां वैसे साथ भी रही हैं, जो जी, बड़े जी। बड़े नेता, बड़े बड़े नाम साथ रहे हैं, नहीं वैसे भी अभय जी ने वहाँ पे 2004 में भी चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट का, उसके बाद इनके बेटे ने अर्जुन ने चुनाव लड़ा वहाँ से, ये उस लोकसभा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, अभय चुनाव लड़ते रहे हैं। तो मतलब वहाँ कुछ भी हो सकता है, आपका मानना ये है? हाँ, अभी जैसा लग रहा था कि वो सीट बीजेपी के उसमें है, तो आज ये कोई नहीं लग रहा कि क्या रुख कहाँ कैसे उठ अंबाला सीट पर क्या कहना चाहेंगे? अंबाला सीट भी शुरू में लग रही थी कि वो ट्रेडिशनल सीट बीजेपी की मानी जाती थी जनसंघ के समय से, लेकिन समय के साथ साथ वहाँ भी ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि आज अंबाला भी खिसकती नज़र आ रही है। मतलब वो भी अब क्लियर नहीं दिख रही है, खिसकती नज़र आ रही है। क्लियर तो दूर की बात है, मैं ये कहूँ कि वो बीजेपी की झोली से खिसक रही है वो सीट। तो और कहीं ऐसा भी ना हो जैसा चल रहा है ये समय के साथ, और जैसे हवा की गति के ऊपर, हवा के वेग जिसको कहते हैं, उसके मुताबिक अगर ये चला तो कहीं कमल का फूल हर जगह मुरझा ना जाए। सोनीपत का आप संक्षिप्त में बता चुके हैं कि भाई कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ पर हावी भूपेंद्र हुड्डा जी का प्रभाव है। सोनीपत की सीट पे जो है पीछे रोहतक और सोनीपत जो भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र जी को शिकस्त मिली थी, वहाँ का वोटर ठगा सा महसूस कर रहा है और उनको इस बात का प्रायश्चित करने का भी वो समझ रहे हैं कि हमें मौका मिला है तो हम उसका बदला नहीं। तो देखिए, इस तरीके से तो आपकी बात में यदि मानूं जी, आपके आकलन को सही मानूं जी, तो आप सोनीपत, रोहतक, सिरसा जी, ये इस वक्त कांग्रेस की झोली में मानता हूँ। तीन सीट तो बाकी जैसे जैसे हवा का परिवर्तन, कितनी तेजी से हवा चलेगी, तो बाकी 7 सीटों को आप आज की तारीख में कड़े संघर्ष में मान रहे हैं, वो किसी को भी जा सकते हैं। दो सीट तो अभी भी बीजेपी के पक्ष में है, अभी करनाल और गुड़गांव जी, उन पर भाजपा लीड करती नजर आ रही है। आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज के ये वीडियो बना रहे हैं, जी, जी, तो इन दो यानी 5 सीट का ये हुआ। 5 सीट पे अभी तो ये जैसे हमने कहा ना, 3 पे कांग्रेस, 2 पे भाजपा आगे है। बाकी 5 सीट पर 5 सीट में से जैसे हम कह रहे हैं कि 2 पे कड़ा संघर्ष है, हिसार और महेंद्रगढ़, और अंबाला खिसकती नज़र आ रही है जो बीजेपी की झोली में मानी जा रही थी, और कुरुक्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आता दिख रहा है। अब जैसा विड्रॉल है 9 तारीख के बाद, जैसे जैसे समय बीतेगा तस्वीर जो अभी धुंधली है कहीं कहीं वो साफ नज़र आएगी, धुंध छटेगी और चुनाव का परिणाम आएगा। अंतिम उसमें कुछ पंक्तियां आप कहना चाहें समाप्त करने से पहले? देखिए, रोष है लोगों में, हरियाणा में खासकर, जैसे मैंने बताया ना, हर वर्ग के अंदर अगर आप देखें कि उस तरीके से, चाहे वो व्यापारी है वो भी ज़्यादा खुश नहीं है सरकार की, कर्मचारी है जैसे, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, दूसरे मुद्दे हों, सरपंचों का मुद्दा ले लीजिएगा, वो भी लफड़ा रहा है, वो भी काफ़ी है, आज भी है, और शिक्षकों का भी कुछ रहा है शायद, एम्प्लॉइज में आ गए ना। हाँ, एम्प्लॉइज में चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो हो, अग्निवीर का भी मुद्दा है, और किसानों का तो है ही बहुत बड़ा, महिला पहलवान का भी एक बड़ा लांछन वो रहा, एक बड़ा अनचाहा मतलब एक घटना जो घटी वो अच्छी नहीं थी, उससे भी सरकार को एक सेटबैक ही लगा। 750 किसान मारे गए जी, उसके बावजूद भी सरकार ने किसानों की मांगों को अभी भी लटकाए जा रहे हैं, लटकाए रखा है। भाई वायदा करो तो उसको पूरा करो। अब जाट आरक्षण आया, उसमें भी ये हुआ कि मुझे अच्छी तरह ध्यान आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, और हमारे प्रभारी होते थे अनिल जैन हरियाणा के,
उन्होंने बाकायदा खुले स्वर में कहा कि वो तो दे चुके हम, वो तो मिल चुका है, वो तो आपका हक है। और बल्कि जो प्रतिनिधि थे, जो आरक्षण समिति के चुनिंदा सदस्य थे, उन्होंने तो चंडीगढ़ में जाकर खट्टर साहब को लड्डू भी खिलाए और इस बात का बड़ा प्रचार हुआ था कि ताऊ खट्टर को भाई आरक्षण मिला। लेकिन बैकआउट, बहुत से ऐसे मसले हैं जिनकी वजह से नाराज़गी है आज के दिन, और उस नाराज़गी की वजह से ये सारा परिवर्तन आ रहा है। एक और भी चीज़ है, जो समय आता है, चुनाव नज़दीक आता है, चुनाव से पहले सरकार जो होती है उसके खिलाफ लोग मतलब वोकल नहीं होते हैं। जैसे जैसे समय आता है लोग खुलना शुरू हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। अब वो बोलने का समय आ रहा है, कितना बोलेंगे वो देखने की बात है। वो नाराज़गी जो है वो कितना दूसरे दल विपक्षी हैं उसको बना पाएंगे अपने पक्ष में, वो वक्त बताएगा। तो दोस्तों, ये थे देवेंद्र सुरजेवाला जी, जो राजनीतिक विश्लेषक, और आपने जाना कि वो किस तरीके के हरियाणा की 10 सीटों में से कांग्रेस को बढ़त दिला रहे हैं, भाजपा थोड़ी पीछे नज़र आ रही है, और उनका ये मानना है बाकी जो 5 सीटें हैं वो भी फंसी हुई नज़र आ रही हैं। तो आज की स्थिति में भाजपा पिछली बार की तरह तो बिल्कुल सुखद स्थिति में नहीं है जब भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, और जैसे जैसे समय बदलेगा, नामांकन कंप्लीट होंगे और 9 को विड्रा होंगे, फाइनल लिस्ट हो जाएगी, और जब 25 मई को चुनाव होंगे तब तक क्या स्थिति होगी, और जब 4 जून को जब रिजल्ट निकलेंगे तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का क्या नज़ारा होगा, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, कांग्रेस कितनी जीतेगी, भाजपा कितने जीतेगी, या किसी और पार्टी के झोली में भी कोई सीट पड़ेगी, गिरेगी, तो हम ये बराबर 4 जून से पहले तक बराबर जैसे जैसे हालात बदलते रहेंगे इस तरीके के कार्यक्रम आपके सामने लाते रहेंगे। हरियाणा की 10 सीटों के बारे में आकलन करते रहेंगे। इसी के साथ ये हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। सुरजेवाला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।